तारों के साम्राज्य में 9 सुरा राजाओं की बैठक जारी थी। भैरव ने कहा, तो पागल वैज्ञानिक, मैंने सुना है कि तुम्हारी कुछ रचनाएं अपने सेल से निकलकर 7 आसपास के राज्यों में तबाही मचा रही थीं, जिनमें से 3 सुरा राज्य थे। विक्रम ने कंधे उचकाते हुए कहा, वे सभी अफवाहें हैं। मेरी रचनाएं कभी नहीं भगीं या तबाही मचाईं। मैं सिर्फ एक छोटे पैमाने पर प्रयोग कर रहा था। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि पास के सुरा राज्य मेरी सबसे कमजोर रचना से भी निपट नहीं पाए। शौर्य ने तिरस्कार से कहा, कमजोर सुरा राज्य मरने दें, उनकी कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने आगे कहा, सही कहा छठे भाई, सुना है तुमने अपने राज्य से सारे इंसानों को निकाल दिया किसी अपने खेल के लिए। भैरव का चेहरा काला हो गया। मुझे अपमान मत करो पागल वैज्ञानिक, ये खेल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे असली जज्बात हैं। ओह सच में? तो इंसान महिलाओं के प्रति अपने सच्चे जज्बात कितनी बार जताए हो तुमने? भैरव ने भौहें चढ़ाईं। 30, 40 बार, कुछ, मुझे सटीक संख्या याद नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया। अगर तुम याद नहीं रख सकते कि कितनी बार किया, तो कैसे यकीन है कि जज्बात सच्चे हैं? भैरव ने धीरे से जवाब दिया, तुम तो जानते हो ना, अपनी सारी भावनाएं एक फूल में डालनी पड़ती हैं ताकि वो खिल सके। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार किया, मैं बार बार करता हूं। और जब फूल खिलता है अपनी पूरी खूबसूरती के शिखर पर, तब उसे तुड़ाते हुए एक एक पंखुड़ी खो देते हैं। उस खुशी को याद करके मैं अभी भी कांपता हूं। विक्रम हैरानी से उसे देखने लगा। तुम पागल तो हो ही, पर यह हद से ज्यादा है। मैंने तुम्हें कम आंक लिया। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब इसे पागलपन कहो, पागलपन। मैं पागल नहीं। अगर कोई उपनाम देना हो तो मुझे फ्लोरिस्ट कहो। इसमें समय, मेहनत, धन और ताकत लगती है। जितना ज्यादा तुम फूल को खिलाने में लगाओगे, उतनी ज्यादा खुशी होगी जब उसे तोड़ोगे। मुझे यकीन है कि तुम सब ये खुशी समझ सकते हो। बाकी सुरा राजा शोर मचाते हुए भैरव से दूर हो गए। सही कहा सिलाई वाले, सुना है तुमने हाल ही में कुछ खास बनाया है। विक्रम ने अपनी एक रचना का परिचय दिया, एक असली अर्गोस, जिसके शरीर पर 360 जोड़ी आंखें हैं, यहां तक कि पैरों की तलों पर भी। इसे बनाने के लिए मैंने 180 इंसान मारे। मोहन खुशी से विक्रम की बात सुन रहा था कि तभी सुरा राजा अर्जुन कमरे में आए। भैरव ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, अरे वृद्ध प्रेमी। अर्जुन ने ताने से कहा, तुम वृद्धों की आकर्षण को नहीं समझते। लोग शराब की तरह होते हैं, उम्र के साथ परिपक्व होते हैं। मुझसे थोड़े बड़े क्यों पसंद करना गलत है। भैरव की होंठ सिकुड़ गए। थोड़े बड़े? वे तो तुम्हारी उम्र के 5 गुना हैं। आमतौर पर लोग 10 साल की उम्र का फर्क पसंद करते हैं, और जो पागल होते हैं वे भी 20-30 साल का फर्क। लेकिन तुम 100 साल के करीब हो। अर्जुन ने कंधे उचकाए। प्यार समय की सीमाओं से परे है। और लिंग? भैरव ने पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमारा 5वां भाई यहां होता तो वह सहमत होता। तुम विपरीत लिंग के साथ सिर्फ संतान पैदा करने के लिए संबंध बनाते हो। सच्चा प्यार समान लिंग के साथ होता है। सभी चुप हो गए। किसी को नहीं लगा था कि अर्जुन की बात एक तर्क से बदली जा सकेगी। शौर्य ने आह भरी, मुझे यकीन नहीं होता कि किसी ने सुरा राजा के खिलाफ हाथ उठाया हो, खासकर हमारे जैसे किसी के। शेखर ने आंखें तरेरीं, और मुझे यकीन नहीं होता कि हम में से कोई इंसान के हाथ हार जाएगा। आखिरी सुरा राजा गौतम कमरे में आए। उनकी नजर बैठक की मेज पर पड़ी। लगता है हम सब जमा हो गए हैं। वे आखिरी खाली कुर्सी पर बैठे और मेज पर एक प्याला शराब रखा। शौर्य ने पूछा, क्या ये हमारे दिवंगत भाइयों की याद में है? वाकई हमारे 5वें भाई का मरना अफसोसजनक था। हम अच्छे दोस्त थे, और अब मुझे नहीं पता कि आगे किससे इतनी गहरी बातें करूंगा। जैसे वो भी एक सभ्य सुरा था। गौतम ने आह भरी। मैंने एक बावर्ची को खास तौर पर इस शराब को बनाने को कहा है, ताकि उनके निधन की याद में हो। इसे चखो और बताओ पसंद आई तो मैं इसे पूरे सुरा क्षेत्रों में फैलाने का इरादा रखता हूं। गौतम ने सबके लिए सफेद रंग की शराब का प्याला भरा, फिर अपने प्याले को उठाया। हमारे 5वें और 7वें भाइयों के नाम। सुरा राजा शराब पीकर भौहें चढ़ाने लगे। केवल गौतम इसे धीरे धीरे छक रहा था,
जैसे हर बूंद का स्वाद लेना चाहता हो। विक्रम ने प्याला रखा और मुस्कुराया। शौर्य ने पूछा, यह शराब अजीब क्यों लग रही है? मोहन ने सिर हिलाया, मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं। भैरव ने माथा तना, इस स्वाद में कुछ परिचित मगर अजनबी है, मुझे पसंद नहीं आया। अर्जुन ने कहा, क्या ऐसा है? मुझे तो अच्छा लगा, पर यह पर्याप्त पुरानी नहीं लगती। तुम्हारे पास इसके पुराने वर्जन हैं? गौतम ने कहा, यह नया बनावट है, तो मैं इस शराब के 1000 बैरल अभी से ऑर्डर करता हूं, कम से कम 10 साल पुरानी। गौतम ने सिर हिलाया, जितनी चाहो उतनी मिलेंगी, जैसे ही तैयार होगी मैं तुम्हें सूचित करूंगा। शेखर ने विक्रम से जिज्ञासु होकर पूछा, तुमने अभी तक क्यों नहीं चखा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सोचा है हमारे सबसे छोटे भाई ने इस शराब में क्या डाला होगा? मेज पर बैठे सारे राजा ठिठक गए। शौर्य ने डर को दबाते हुए पूछा, नौवें भाई, तुमने यह शराब कैसे बनाई? सबसे बेहतरीन सामग्री से। क्या क्या? 99 अलग अलग प्रजातियों के टेस्टिकल्स से। शौर्य, मोहन और भैरव की आंखें बड़ी हो गईं और वे पी गई शराब को उल्टी करने लगे। गौतम ने कहा, मेरे बावर्ची अभी और बेहतर शराब पर काम कर रहे हैं, जिसमें 999 प्रजातियों के टेस्टिकल्स होंगे। तैयार होने पर मैं तुम्हें मुफ्त में एक बैरल भेजूंगा। अर्जुन ने ताली बजाई। यह तो शानदार होगा, शौर्य ने तीखे स्वर में कहा। नौवें भाई, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि हमें यह पीना पड़ा? मोहन ने जोड़ा, हमें जहर क्यों पिलाया? हम तो भाई हैं, सब कुछ शांति से बात करके सुलझा सकते हैं। भैरव ने मुंह तुड़वाया, क्या जहरीली शराब है? मैंने इससे बुरी कभी नहीं पी। ऐसा जहर, यह मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा विक्रमादित्य के खुलासे के बाद जिन 3 सुरा राजाओं के चेहरे पीले पड़ गए थे, वे अचानक एक साथ उल्टी करने लगे। गौतम ने सिर मरोड़ा, ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाए, कौन जाने। विक्रम ने जोर से ताली बजाई, शानदार, किसी ने कभी 3 सुरा राजाओं को एक ही बार में परास्त नहीं किया। नवें भाई, बधाई, तुम्हारी यह उपलब्धि 1000 साल तक दोहराई नहीं जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। शेखर, जिसने भी वो जहरीली शराब नहीं पी थी, बोला, आज से क्या मैं तुम्हें मास्टर पॉइजनर कह सकता हूं? गौतम को आखिर समझ आया कि वे क्या इशारा कर रहे हैं। क्या? पर यह तो टॉप क्वालिटी ब्रू है। क्या तुम लोगों को ब्रूइंग का मतलब पता है? शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया। टॉप क्वालिटी? तो इसे अपने लिए छोड़ दो। भैरव ने आह भरी, और ये मुझे विकृत कहते हैं? तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं। मोहन ने भी आह भरी, मेरी भी वही हालत है। जो लोग सच्चे विकृति हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं। गौतम चिल्लाया, मैं तो सिर्फ एक कुलिनरी कॉनसर हूं, जो खाने के शिखर को छूना चाहता है। शायद पॉइजन कॉन्नेसर, सबने एक साथ जवाब दिया। टेस्टिकल कॉनोस्योर। विक्रम ने हाथ से अपना चेहरा छिपाया, अपने राज्य के सभी पुरुषों को कास्टरेट कराने वाला। मैंने तुम्हें हमारे 5वें भाई जैसा कट्टर समझा था, पर तुमने मेरी धारणा पूरी तरह बदल दी। मोहन सहमति में सिर हिलाया। तुम हम सबसे ज्यादा विकृत हो, इस बात में हम सब सहमत हैं। अगर कोई मुझसे मेरी फेटिश पर सवाल उठाए तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारी उससे भी बदतर है। बाकी सुरा राजाओं ने सिर हिलाए। गौतम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरा चौथा भाई हो, इतनी विनम्रता कैसे? मुझे यकीन है तुम मुझसे भी ज्यादा विकृत हो। मोहन ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, पर तुम मुझसे भी ज्यादा विकृत हो। तुम मेरी इज्जत पर कलंक हो। शौर्य ने सहमति में अंगूठा उठाया, चौथा भाई सही कह रहा है, तुम हम सब में सबसे ज्यादा विकृत हो, ये हम सब मानते हैं। उन 3 भाइयों के चेहरे देखकर उनके असली संवाद को नजरअंदाज कर दिया जाए तो लगता कि वे एक सम्मान के लिए विनम्रता पूर्वक मना कर रहे हों। गौतम ने सिर हिलाया, चौथे भाई, तुमने अनगिनत इंसानों की आंखें निकाली हैं, अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखो। मोहन ने पलटकर कहा, नवेन भाई, तुम टेस्टिकल कॉनस्योर हो, क्या यही बात तुम्हें सबसे विकृत नहीं बनाती? मैंने तो कहा है, मैं सिर्फ एक गुरमंड हूं, मैं हमारे बड़े भाई से कहीं कम क्रूर हूं, वह तो पूरा कसाई है, हम सब मिलकर भी उसकी हत्या की गिनती तक नहीं कर पाते। शौर्य ने हाथ बांधे, बकवास, नेक्रोफाइल ने ज्यादा इंसान मारे हैं, उसका पूरा राज्य कंकालों से भरा है।
शेखर ने भौहें तानी। मुझे इस झगड़े में मत घसीटो। शौर्य ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। जैसे तुम भी विकृत नहीं हो। मैं तो एक कलेक्टर हूं, बस इतना ही। शौर्य ने कंधे उठाए। मुझे शक है कि मैंने तुम्हारी तुलना में ज्यादा लोगों को मारा होगा। शेखर ने सिर हिलाया। क्या कोई केवल लोगों को मारने के लिए विकृत होता है? देखो भैरव को, उसने कभी युद्ध के अलावा किसी को नहीं मारा, लेकिन हम उसे एक पागल से कम नहीं मानते। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। और हमारा 8वां भाई भी, उसने शायद ही किसी को मारा हो, लेकिन लोग उससे हमसे ज्यादा डरते हैं। भैरव ने भौहें तानी। क्या? कौन कह रहा है कि मैं विकृत से ज्यादा पागल हूं? अर्जुन दुखी होकर बोला, मैं तो बस एक जेरोंटोफाइल हूं, इसमें क्या बुरा है? भैरव ने आंखें घुमाई। यहां तक कि एक सामान्य जेरोंटोफाइल भी तुम्हें देखकर घृणा करेगा। विक्रम ने सबको शांत कराते हुए कहा, भाइयों, ऐसी बातों पर लड़ना बंद करो। कुछ पागलपन पुरुषों के बीच सामान्य है। क्या तुम चाहते हो कि पिता हमें लड़ते देखें? सभी ने एक साथ चिल्लाया, चुप हो जाओ पागल वैज्ञानिक। क्या मेरे विज्ञान और जीव विज्ञान के जुनून में क्या गलत है? महल के बाहर कोई भी सोच नहीं सकता था कि 7 सुरा राजा, जो भविष्य के मोनार्क ऑफ स्टार्स बनने के दावेदार हैं, आपस में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हों। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी, एक लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग अंदर आए और पूछा, यह सब क्या चर्चा हो रही है? सभी चुप हो गए और अपनी जगह पर लौट गए। शौर्य ने पूछा, बुजुर्ग, आप यहां क्यों? पिता कहां हैं? लाल वस्त्र पहने सुरा ने धीरे से कहा, हिज मैजेस्टी को एक महत्वपूर्ण काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए उसने मुझे अस्थायी रूप से बैठक की देखरेख करने भेजा है, ताकि कोई झगड़ा ना हो। स्पष्ट था कि तारों के सम्राट को इस लड़ाई की आशंका थी। बुजुर्ग मेज के केंद्र में बैठे। आप सभी को मिसिव्स मिल गए होंगे? शौर्य ने जवाब दिया। बुजुर्ग, अगर नहीं मिले होते तो हम यहां कैसे जमा होते? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छे। तो इस मिसिव में दी गई जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है? शौर्य ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि हमारे 5वें और 7वें भाइयों की मौत हुई, शेखर ने जोड़ा, और वो भी एक मानव के हाथों। विक्रम ने आंखें बंद कर सोचते हुए कहा, संभावना है कि यह सीधे युद्ध में नहीं हुआ, जैसा मिसिव में संकेत था। मोहन ने सलाह दी, हमें सावधान रहना चाहिए, हमारा दुश्मन कहीं छुपा हुआ हो सकता है। भैरव ने अचानक सिर उठाया। पिता का क्या विचार है? तारों के सम्राट ने उत्तर दिया, मेरे विचार सरल हैं, हम उन्हें कच्ची ताकत से कुचल देंगे। तारों के सम्राट ने बैठक कक्ष के दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। उसकी आभा कमरे में किसी के भी आभा से कहीं अधिक प्रबल थी। 7 सुरा राजाओं में से हर एक अपने क्षेत्र का नेता था, पर उनकी आभा तारों के सम्राट की तुलना में कहीं कम थी। बहुत दिन हो गए दत्तक पुत्रों, गॉडफादर। जैसे ही तारों के सम्राट सामने आए, 7 विकृत सुरा राजा तुरंत ही सद्गुणी बन गए और सम्राट ने सभी को गले लगा लिया। उन्होंने गंभीरता से निर्देश दिया, चाहे जिसने भी तुम्हारे 5वें और 7वें भाइयों को मारा हो, उसे भुगतान करना होगा। हम तेज और घातक प्रहार करेंगे। यह मामला सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि पूरे एम्पायर ऑफ स्टार्स की प्रतिष्ठा का है। हमें यह साबित करना होगा कि तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। सुरा वृद्ध ने कहा, वास्तव में यदि बाकी लोग जान जाएं कि तारों के सम्राट ने अपने गोद लिए पुत्रों की मौत का बदला नहीं लिया, तो 3 अन्य साम्राज्यों को एक ही झटके में हराकर जो प्रतिष्ठा तारों के साम्राज्य ने प्राप्त की थी, वह पूरी तरह से मिट जाएगी। तारों के सम्राट ने सिर हिलाया। कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा और न ही तुम्हारा। 7 सुरा राजाओं के चेहरे गंभीर हो गए। तारों के सम्राट सही कह रहे थे। उनके 5वें और 7वें भाइयों की मृत्यु उन्हें उतनी ही चिंतित करनी चाहिए जितनी उनके गॉडफादर को। चाहे उनके हत्यारे कोई भी हों, उन्हें मरना ही होगा। विक्रम ने पूछा, अगर यह किसी और साम्राज्य की चाल हो ताकि वे तारों के साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकें, तो हमें क्या करना चाहिए? तारों के सम्राट ने उत्तर दिया, उन्हें हरा दो, बस। अगर तुम नहीं हरा सकते तो मैं खुद उन्हें हरा दूंगा। चाहे कुछ भी हो, उस अपराधी को इसकी सजा मिलेगी।
तारों का साम्राज्य हाल ही में एक बड़ी जीत दर्ज कर चुका है और जो कोई भी हमारी ताकत को दबाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने अंत को बुला रहा है। मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। उसे ढूंढो और मार डालो। गॉडफादर, आपकी इस गारंटी के बाद हम निश्चिंत हो सकते हैं। विक्रम को शक था कि उनके भाइयों की मृत्यु के पीछे दूसरे सुरा साम्राज्यों का हाथ हो सकता है जो तारों के साम्राज्य की उन्नति को रोकना चाहते हैं। आखिरकार इस साम्राज्य ने 3 साम्राज्यों के गठबंधन को हराकर खुद को सबसे ताकतवर साबित किया था। मोहन ने पूछा, अगर हमें कुछ सबूत मिले लेकिन वे सुरा साम्राज्य अपने अपराध को मानने से इनकार कर दें तो? तारों के सम्राट ने मेज पर जोर से हथेली मारी। मेरे गोद लिए बेटों की हत्या के लिए अगर एक भी पुख्ता सबूत मिला तो मैं खुद उन पर हमला कर दूंगा। 7 सुरा राजाओं ने राहत की सांस ली। जब तारों के सम्राट उनके पीछे खड़े थे तो उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मैं तुम्हें कोई सीधा समर्थन नहीं दे सकता। तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। तारों के सम्राट ने गहरी सांस ली। मेरे दुश्मन अंधेरे में छिपे हुए हैं। मुझे नहीं पता वे कौन हैं या उनके पास कितनी ताकत है। मुझे तारों के साम्राज्य में ही रहना होगा ताकि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। सूरा राजाओं ने सिर हिलाया। यह बात तार्किक थी। अगर तारों के सम्राट किसी अन्य साम्राज्य पर हमला करने निकलते तो उनका अपना साम्राज्य असुरक्षित रह जाता। शौर्य ने तालियां बजाई और मुस्कुराया। तो फिर हमें ही नेतृत्व करना होगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे गॉडफादर। अगर हम इतना छोटा काम भी नहीं कर सके तो हमें आपके पुत्र कहलाने का हक नहीं। मैं इस छोटे से रेणुका नगर को अकेले ही संभाल सकता हूं। उसने उत्साह में अपने हाथ मलते हुए कहा, जैसे कि इंसानों से भिड़ने के लिए वह बेचैन हो। शेखर मुस्कुराया। इतने भी आत्मविश्वासी मत हो। सभी जोर जोर से हंसने लगे। यह मजाक था और सबने ऐसे ही लिया। जब तारों के सम्राट हमले की योजना बनाने लगे तब 7 सुरा राजाओं की आंखों में जोश चमक रहा था। विक्रम ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय हो गया है जब मैंने अपनी कुछ पुरानी रचनाओं को कालकोठरी से बाहर निकाला था। अब उन्हें इंसानी खून की ताजगी चाहिए। मोहन भी उत्तेजित था। मुझे देखना है कि इस बार मुझे किस रंग की सुंदर आंखें मिलती हैं। सुना है इंसानों की आंखें हर रंग की होती हैं। गौतम जोर से हंसा। सुना है रेणुका नगर में कई तरह की एलियन रेसेस रहती हैं। शायद मुझे कुछ दिलचस्प टेस्टिकल्स मिल जाए। शेखर ने कहा, मेरी फौज को भी फिर से भरना पड़ेगा। शौर्य चिल्लाया, अरे रेणुका नगर के नागरिकों के सारे सिर मेरे हैं। कोई छीनने की कोशिश मत करना। तारों के सम्राट ने अपने चेहरे पर हाथ मारा। तुम सब, हे भगवान, तुम सब आखिर मुझ पर ही गए हो क्या? बिल्कुल आप पर ही गए हैं, विक्रम ने सहजता से उत्तर दिया। सभी जानते थे कि तारों के सम्राट को पहले बीस्ट किंग के नाम से जाना जाता था। युवावस्था में वह दूसरी रियल्म के जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के साथ यौन संबंध बनाना पसंद करता था। वह रेल्म के सुदूर हिस्सों में घूमता रहा। पहले सामान्य लाइफ फॉर्म्स, फिर म्यूटेंट एलियन, फिर सुपीरियर एलियन और अंत में पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स तक जा पहुंचा। जहां भी उसे कोई नया लाइफ फॉर्म दिखता वह उस पर झपट पड़ता, उसे हराता और वहीं उसी समय उससे संभोग करता। अपनी इसी विशेष प्रवृत्ति के कारण वह लगातार इन जीवों से लड़ता रहा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती गई। उसकी यही आदतें उसे बीस्ट किंग की उपाधि दिलाने का कारण बनी। कभी कभी जब वह इन बीस्ट से ऊब जाता तो उसका ध्यान एलियन रेसेस की ओर चला जाता। एक अनुमान के अनुसार उसने दूसरी रेल्म की आधे से अधिक स्पीसीज के साथ संभोग किया था। वह इतना बदनाम हो गया था कि जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स भी उसे देखकर भाग जाते थे। जब उसने अपना शहर बसाया तो उसने खुद को तारों का सम्राट घोषित कर दिया। उसकी ताकत के कारण उसका शहर जल्द ही एक साम्राज्य में बदल गया। जब उनकी योजनाएं तैयार हो गईं, तब तारों के सम्राट ने 7 सुरा राजाओं को रवाना कर दिया। उनके इस गुप्त बैठक का विषय जल्द ही पूरे तारों के साम्राज्य में फैला दिया गया। तारों के सम्राट और उनके बुजुर्गों ने यह बात स्पष्ट रूप से फैलाई कि वे रेणुका नगर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनका असली निशाना रेणुका नगर नहीं बल्कि वो ताकतें थीं जो उसके पीछे खड़ी थीं।
हालांकि अधिकतर इंसानों को सुरा साम्राज्यों की खबर नहीं मिलती, परंतु दूसरी रेल्म की कुछ रेसेस को मिलती है, जैसे कि वुड स्पिरिट्स। एक सुरा तारों के साम्राज्य से बाहर निकला और खुद को एक ऐसी जाति के रूप में ढाल लिया जो दिखने में वुड स्पिरिट्स जैसी लगती थी। उसने एक पक्षी को बुलाया और उसके पंजे में एक संदेश बांधा, जाकर वुड स्पिरिट्स को बता दो कि तारों के सम्राट के 7 सुरा राजा रेणुका नगर पर हमला करने वाले हैं। उधर दक्ष अभी तक विक्रमादित्य राज्य के पतन के बाद सुरा प्रतिक्रिया से अनभिज्ञ था। वह अपनी टीम जेनिथ के साथ एक पहाड़ी श्रृंखला में यात्रा कर रहा था, अपनी अगली मंजिल की तलाश में। हाल में कोई विशेष आपात स्थिति नहीं थी, इसलिए यह जीन पॉइंट्स इकट्ठा करने का अच्छा मौका था। रिया ने कहा, कप्तान, इस गुफा में राजा विक्रमादित्य की डायरी के अनुसार 3 पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, एक आइस, एक थंडर और एक विंड अट्यूनमेंट वाला। अगर हम इन्हें हरा दें तो हमें सीधे 30 पीक जीन पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि हम तीनों को एक साथ संभाल पाएंगे। दक्ष ने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमला करो। और इसी के साथ रेणुका नगर पर आसन्न आक्रमण की सबसे पहली खबर उन्हें मिली, जो रोजाना हंटर्स फोरम्स पर आते थे, जहां एक नई थ्रेड बन चुकी थी। दक्ष ने क्या किया है, उसने 7 सुरा राज्यों को एक साथ उसके खिलाफ मोबालाइज कर दिया है। वे सब एक साथ रेणुका नगर पर हमला करने वाले हैं। उसे इसी का फल मिलेगा, हीरो, मानवता का चैंपियन। हाँ, जैसे कोई। मुझे तो उससे पहले से ही नफरत थी और अब ये उसकी नकल का अंत होगा। कई हंटर ऐसे थे जो सोचते थे कि दक्ष बहुत अहंकारी है, गर्वीला है और दूसरों की चिंता नहीं करता। तुम इंसानों पर सुरा के हमले पर हंस रहे हो? क्या तुम सच में मिल्की वे के हो या कहीं और से आए जासूस हो? मैं क्यों नहीं हंस सकता? उसने अपनी लिमिट फ्रैगमेंट्स की थ्योरी को खुद ही रोक रखा है, पूरे मानवता के लिए बेहतर बनाने की बजाय। सही कहा, यह टेक्नोलॉजी तो विश्व महासंघ के लिए होनी चाहिए थी। कैसे संभव है कि दक्ष इसे खुद के लिए मुनाफा बना रहा हो? विश्व महासंघ क्यों उसे रोकता? क्या वह उसके हर मनमर्जी के आगे झुका रहेगा? यह तो उसका खुद का खोज है, वह जो चाहे कर सकता है। किसी ने जवाब दिया, बेशक वह अपनी इच्छा से कर सकता है। क्या सच है कि सुरा रेणुका नगर पर हमला करने वाले हैं? बिल्कुल। सुरा की एक टुकड़ी उस शहर के पास से गुजरी जहां मैं हूं। हमने एक को पकड़ लिया और जाना कि वे रेणुका नगर को पूरी तरह से तबाह करने की योजना बना रहे हैं। दक्ष ने ऐसा क्या किया जिससे इतनी बड़ी हलचल मची? क्या तुम नहीं सोचते कि उसने इतना कुछ किया है कि यह स्वाभाविक नहीं? सही कहा, दक्ष ने अकेले ही 2 सुरा राज्यों को नष्ट कर दिया। स्वाभाविक है कि सुरा उसकी प्रतिशोध लेना चाहेंगे। दक्ष अब खत्म है। 7 राज्यों के गठबंधन का सामना कैसे करेगा? यह सब उसकी अहंकार की वजह से हुआ। कई ताकतें हैं जो सुरा राज्यों को नष्ट कर सकती हैं अगर चाहें, पर क्यों नहीं करती? क्योंकि सुरा राज्य एक बिच्छू के छत्ते की तरह है। एक को छेड़ोगे तो बाकी सब आ जाएंगे। ओह, दक्ष से पहले ऐसा कौन था जो एक सुरा राज्य को नष्ट कर सकता था? एक उदाहरण दो। हाँ, मूर्ख। क्या फर्क पड़ता है एक सुरा राज्य को नष्ट करने से? क्या तुम जानते हो दूसरे रेल्म में कितने सुरा राज्य हैं? हजारों, लाखों। हो सकता है वह एक को खत्म कर दे, पर 2 या 3 को, 4, 5, 6, 7। इसलिए आज तक कोई सुरा खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। दक्ष इस बात का सबूत बनेगा। अधिकांश हंटर सोचते थे कि दक्ष खत्म हो जाएगा, पर थोड़े लोग उसकी हर कीमत पर मदद करना चाहते थे। मेरे पिता को दक्ष ने कैद से छुड़ाया था। एक इंसान के रूप में मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। सुरा ने मुझे कैद में रखा था 10 साल से ज्यादा। मैंने नरक जैसा जीवन बिताया। दक्ष ने मुझे आजाद किया, मुझे फिर से रोशनी दिखाई। मैं दूसरी दुनिया वापस नहीं आना चाहता था, पर अपने उद्धारकर्ता को खतरे में देखकर चुप नहीं रह सकता। कौन मेरे साथ है? तुम पागल हो? जो 10 साल कैद में रहे वो तो भेद्य निशाना बनोगे। हो सकता है, पर मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूं। मैं भी दक्ष द्वारा बचाया गया हूं। मैं दूसरी दुनिया वापस जाकर अपने उद्धारकर्ता के लिए लड़ूंगा। मर भी जाऊंगा, पर यह जीवन आर्ण है जिसे चुकाना होगा।
मुझे कोई रोक नहीं सकता। दक्ष द्वारा बचाए गए कैदियों ने, चाहे वे किसी भी जाति, ग्रह या नस्ल के हों, अपने जीवन की बाजी लगाकर उसकी मदद करने का ऐलान किया। पर कुछ लोग, जैसे अर्चित राय, इस समर्थन की विशालता से परेशान थे। दक्ष ने जब अपना दूसरा सुरा राज्य तबाह किया, तब उसकी विश्व महासंघ में लोकप्रियता आसमान छू गई। उसका नाम हर बातचीत में था। कुछ तो कहते थे कि दक्ष विश्व महासंघ का चेहरा है। जो भी उसके खिलाफ जाएगा वह पूरी दुनिया के खिलाफ जाएगा। और आश्चर्य की बात, कोई इस बात का विरोध नहीं करता था। शायद अगर दक्ष विश्व महासंघ का अध्यक्ष बनने का ऐलान करे तो उसे भारी समर्थन मिलेगा। अर्चित राय ने अपने समर्थकों को तुरंत संदेश भेजा, इस बार दक्ष को मरना होगा, और वो भी दर्दनाक मौत, शहीद की तरह नहीं। अर्चित राय दुनिया को बताएगा कि दक्ष अपनी ही मूर्खता का शिकार हुआ। शिकायतें एक हंटर फोरम पर भी आईं। क्या तुम सब पागल हो? खुद को मौत के फंदे पर क्यों लटकाओगे? दक्ष के साथ मरना चाहते हो? दक्ष ने हमारी जान बचाई और हमें अनंत नरक से आजाद किया, इसीलिए मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। सोचो समझो, तुम्हारे विरोधी सुरा हैं, क्या तुम फिर कैद में जाना चाहते हो? हंटर चुप थे। उनके लिए मौत डरावनी नहीं थी। सुरा की कैद से बदतर कोई मौत नहीं थी। और यह भी सुनो, दक्ष ने 2 सुरा राज्यों को तबाह किया ताकि वे लूट सकें, विश्व महासंघ के लिए नहीं। तुम दक्ष के शहर के बारे में जानते हो? केवल 3000 नागरिक इंसान हैं, बाकी विदेशी प्रजातियां। हो सकता है दक्ष किसी अन्य जाति का नियंत्रण कर रहा हो। नहीं, यह गलत है। गवर्नर हमेशा हमारे साथ था और उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। ये विदेशी सब मजबूरन आए हैं और दक्ष के अधीन हैं। क्या सोचा है क्यों वे उसके अधीन हैं? क्या हो सकता है दक्ष आधा इंसान आधा विदेशी हो? ये सुझाव सुनकर सब चौंक गए। अधिकांश स्वयंसेवक इंसान थे। अगर दक्ष पूरी तरह इंसान न हो तो वे सोच बदल सकते थे। ये निंदक समझते थे कि उनके झूठ से दक्ष के खिलाफ माहौल बनेगा, पर उन्हें पता नहीं था कि दक्ष के काम खुद बोलते हैं। बेजोड़ आरोप है, पर मान भी लो तो क्या, आधा इंसान भी इंसानों के साथ खड़ा हो सकता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि दक्ष ने 2 बार सुरा हमले का बचाव किया? उसने संघर्ष को खत्म करने के लिए सुरा क्षेत्र में जाकर राजधानी पर कब्जा किया। कितने इंसान ऐसा कर सकते हैं? और फिर क्योंकि इंसानों ने उसे निकाला। सही कहा, चाहे वह कोई भी हो, हम सुरा सेना के खिलाफ उसकी रक्षा करेंगे। हम यह कृतज्ञता से कर रहे हैं और यह फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष इंसान है या नहीं। शायद मैं पछताऊंगा, पर मैं आज नहीं लड़ूंगा और बाद में बूढ़ा होकर पछताऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं सुरा के जेल में मरूं। दक्ष को उस विवाद की जानकारी नहीं थी जो आ रही थी। आने वाले आक्रमण को लेकर बहस जो छिड़ी हुई थी, वह अभी भी टीम जनित के बाकी सदस्यों के साथ शिखर स्तरीय जीवों का शिकार कर रहा था। गुफा के भीतर सौम्या ने अपने हाथों में डायरी की ओर देखा। गुफा के अंदर 3 शिखर स्तरीय जीव हैं। एक फ्रॉस्टवर्ड भेड़िया, थंडरशाइन शेर और विंडराथ बाघ। ये तीनों जीव बहुत बुद्धिमान हैं। वे न केवल एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हैं। कोई भी घुसपैठियां एक साथ इन तीनों से निपटने के लिए तैयार होना पड़ता है, इसलिए अब तक किसी ने इनसे लड़ाई की हिम्मत नहीं की। गुफा ठंडी और नम थी और तेज हवा उनके चेहरों पर चल रही थी। कहीं दूर बिजली गरज रही थी। गुफा में कई सुरंगें थीं और यह पता लगाना असंभव था कि किस दिशा में जाना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर घुमाकर सौम्या से पूछा, क्या तुम्हें रास्ता पता है? उसने सिर हिलाया। डायरी में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मुझे दिखाओ। दक्ष की आंखें ड्रैगन की पुतली जैसी हो गईं जब उसने अपनी पीक ग्रेड ड्रैगन सोल शार्ड सक्रिय की। पीलापन नीले प्रकाश के बीच दक्ष ने 3 आत्माएं देखीं जो रात में दीपक की तरह चमक रही थीं। एक पर बर्फ की परत थी, दूसरी बिजली से भरी और तीसरी हवा से घिरी हुई। यह पहचानना आसान था कि कौन कौन सा है। मेरे पीछे आओ। दक्ष ने नेतृत्व संभाला। तुम रास्ता जानते हो कप्तान? सौम्या ने पूछा। लगभग। जैसे जैसे दक्ष आगे बढ़ा, रास्ते में हड्डियों की संख्या बढ़ती गई। आत्माएं करीब आ रही थीं। दक्ष ने धीरे से कहा,
मैं सीधे हमला करता हूं। सभी छुप कर रहना। पत्थर आत्मा, दीवार के पास खड़ा रहो और तैयार रहो कि दो अन्य शिखर स्तरीय जीवों को रोक सको। तुम एक का सामना करोगे और टीम जनित के सदस्य दूसरे का। सभी ने हामी भरी। बस एक दो पल टिका रहना। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक को जल्दी हरा दूंगा। दक्ष के हाथ में तलवार बनी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, जीवों ने प्रतिक्रिया दी। दक्ष का पहला निशाना पीक ग्रेड थंडरशाइन शेर था। यह अपने मढ़े में आराम कर रहा था। इसकी चमकदार गाढ़ी माइलें गहरे बैंगनी रंग की थीं और उसके सिर पर दो सींग उगाए थे। उनके बीच बिजली कड़क रही थी। दक्ष को देख शेर उठा और गरजा। उसकी मुंह से बिजली की एक किरण निकली। हवा में ओजोन की गंध भर गई। दक्ष ने बगल हटकर बचाव किया। बिजली की एक झलक उसकी त्वचा को छू गई, जिससे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रून कंट्रोल। दक्ष ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके पीछे ड्रैगन टर्टल की छवि उभरी। दो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित करने वाले टैबलेट जमीन पर गिरे। वे एक दूसरे के साथ तालमेल से कंपन करने लगे। एक क्षेत्र बना दिया जो सब कुछ प्रभावित करता था। विकृत स्थान के प्रभाव में थंडरशाइन शेर अपनी बिजली पर नियंत्रण खो बैठा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। दक्ष ने अपनी मुट्ठी शेर के मस्तिष्क पर मारी, जिससे आसपास की जगह विकृत हो गई। एक तेज प्रकाश निकला, जिससे शेर के शरीर के सभी छिद्रों से खून निकलने लगा। पीछे भयंकर लड़ाई छिड़ गई। हवा गरज रही थी। भेड़िया कराह रहा था और बाघ दहाड़ रहा था। दक्ष ने शेर के पलटवार से पहले अपनी मुख्य चाल चला दी। रून रेजोनेट। ड्रैगन टर्टल की छवि सामने आई और 4 रूनिक टैबलेट शेर के चारों ओर गिरे, एक काला क्षेत्र बनाते हुए। दक्ष ने दोनों मुट्ठियों से शेर को मारा। ऊर्जा की लहरें उसके सिर से टकराईं। निरस्त्र शेर खून बहाने लगा। उसका खोपड़ी फट गई और दिमाग चूर चूर हो गया। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और खोपड़ी अंदर धंस गई। आपने एक पीक ग्रेड थंडरशाइन शेर को सफलतापूर्वक मारा। पीक ग्रेड थंडरशाइन शेर के मांस को खाने पर आपको 1 से 10 पीक जीन फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं। दक्ष तुरंत अपनी विजय के बाद मुड़ा। उसने टीम जनित के प्रदर्शन को देखा और प्रभावित हुआ। टीम जनित के सदस्य और पत्थरात्मा का नेतृत्व वास्तव में दोनों पीक ग्रेड जीवों को दबा पा रहे थे। पीक ग्रेड फ्रॉस्टवॉर्ड भेड़िए की खाल बर्फ की कवच से ढकी थी, जबकि विंडरॉथ बाघ हवा की बाधा से घिरा था। दोनों जीव एक अटूट हमले की चेन के तहत थे, जो इतना तेज था कि वे अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। दक्ष टीम जेनिथ के सदस्यों की ताकत देखकर दंग रह गया। विशाल ने द बाउंडलेस ब्लेड की परिचित मुद्रा बनाई, जिससे तलवार की ऊर्जा उसके चारों ओर घिर गई और बाघ की हवा की बाधा दूर हो गई। बलदेव ने ड्रैगन्स ट्रायम्फ का प्रयोग किया। उसके हाथ में तलवार से इतनी तेज रोशनी निकली कि कोई भी जीव उसकी ओर देख नहीं पाया। रोशनी ने एक सफेद ड्रैगन का रूप लिया, जिसने फ्रॉस्टवर्ड भेड़िए को दीवार की ओर पटक दिया, जिससे उसकी बर्फीली कवच टूट गई। फरहान ने अपने प्रसिद्ध हेवेंस जजमेंट से भेड़िए पर हमला किया, जिससे उसके शरीर से ताजा खून बहने लगा। विंडराथ बाघ अपने साथी की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौरभ ने अपने शरीर से उसकी राह रोक ली। उसका पोलार्म सुनहरा चमकने लगा जब उसने गोल्डन डिवाइड से वॉर किया। विंड्स स्पिरिट की मदद से फरहान ने अपने भाले को मजबूती से पकड़ते हुए फ्रॉस्टवर्ड भेड़िए की गर्दन एक जोरदार लात से तोड़ दी। जब बाघ ने अपने साथी की मौत देखी तो वह गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ा चक्रवात बन गया। सौम्या ने चक्रवात के केंद्र में एक आग की तीर छोड़ी, जिससे टकराने पर विस्फोट हुआ। स्टॉर्म ऑफ लीव्स! योगेश ने आगे बढ़कर अपने शॉर्ट स्वॉर्ड से बाघ के शरीर पर वार किया। बाघ ने उसे खरोंचने की कोशिश की, लेकिन योगेश फुर्ती से पीछे हट गया। उस चोट से बाघ का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। हंसी ने फिस्ट ऑफ द साइलेंट सी से उसके नाक पर सीधे वार किया, जिससे वह चकरा गया और खून बहाने लगा। सौम्या ने दूसरी तीर चलाई, जो आग के पक्षी में बदल गई और बाघ के सिर से टकराकर विस्फोट कर गई। फिर तीसरी, चौथी और पांचवीं तीर भी चली। बाघ का सिर जला और धुआं करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
दक्ष ने ताली बजाई। शाबाश शाबाश, आप सभी ने जबरदस्त विकास किया है। दक्ष की तारीफ से टीम जनित के सदस्य सभी खुश हुए। सौम्या और फरहान ने मारे गए जीवों के डेविल सोल देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दक्ष ने मना कर दिया। उसने उनकी किस्मत पर आह भरी। वह दर्जनों पीक ग्रेड जीवों के पास गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला, जबकि ये दोनों 2 में से 2 थे। यह तुम्हारी जीत है, डेविल सोल तुम्हारा हक है। जैसे ही दक्ष और टीम जनित के सदस्य अधिक से अधिक पीक जीन फ्रैगमेंट्स की खोज में इधर उधर घूम रहे थे, 7 राज्यों का सोरा गठबंधन 7 अलग अलग दिशाओं से रेणुका नगर की ओर पूरी ताकत से बढ़ रहा था। ऐसा युद्ध जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया था, सुरा और मानवों के बीच होने वाला था। इतना बड़ा विरोधी बल पहले कभी सामने नहीं आया था, खासकर मानवों का। सब लोग, चाहे मानव हों या एलियन, इस आगामी हमले को ध्यान से देख रहे थे। क्या सुरा 7 राज्यों की सेना को एक साथ लेकर किसी एलियन जाति से निपटने जा रहे हैं? कौन सा ऐसा विरोधी है जो इतनी बड़ी ताकत मांगता है? रेणुका नगर? क्या ये लोग मानवों से जुड़े हैं? क्या मानव इतने मजबूत हो गए हैं कि सुरा को उन्हें खत्म करने के लिए 7 राज्यों की सेना लगानी पड़ रही है? 7 राज्यों की सेनाएं धीरे धीरे रेणुका नगर की ओर बढ़ रही थीं। 6 दिनों के सफर के बाद शौर्य पूरी तरह थक चुका था। उसने चिल्लाया, बुजुर्ग, हम कब पहुंचेंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके उच्चता, आपने आज दिन भर में यह सवाल 18 बार पूछा है। शौर्य इंपेशेंट होकर बोला, तो जवाब दो, हम कब पहुंचेंगे? बुजुर्ग ने कहा, हम लगभग 6 या 7 दिन दूर हैं। अगर बारिश हुई तो समय दुगना लग सकता है। शौर्य ने गुस्से में कहा, क्या हम पैदल सेना की रफ्तार तेज नहीं कर सकते? बुजुर्ग ने हाथ फैलाए, इतनी भारी सेना के साथ इतनी तेजी से चलना मुश्किल है। अगर तेजी करनी है तो हमें सप्लाई लाइन छोड़नी पड़ेगी। शौर्य ने हाथ जोड़े, इतना क्यों समय लग रहा है? इतनी बड़ी सेना के साथ सफर करना शोरगुल करता है। अगर हम जल्दी चलेंगे तो जंगली जीवों से लड़ाई हो सकती है, इसलिए बेहतर है टालना, बुजुर्ग ने समझाया। शौर्य ने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह छोटे विशेष दल के साथ ही छापा मार करता था। फिर भी उसे रणभूमि का हत्यारा कहा जाता था। शौर्य ने कूद कर कहा, तो क्या मैं सिर्फ कुछ खास जवानों के साथ पहले रेणुका नगर पहुंच जाऊं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे होंगे, आपके उच्चता। अगर आप पहले चले गए तो बाकी लोग क्या करें? हो सकता है रेणुका नगर के पीछे ऐसा विरोधी हो जिसे तारे का सम्राट भी चेतावनी देता हो। कृपया जल्दबाजी न करें। लेकिन शौर्य ने बात नहीं मानी। उसने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बुजुर्ग, मेरा एक महत्वपूर्ण काम है। सेना की कमान आप संभालो। आपके उच्चता, कृपया ऐसा न करें। शौर्य ने हाथ फैलाए, मैं हमेशा यही करता आया हूं, कभी दिक्कत हुई? बुजुर्ग ने जोर से मना किया, नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। यह युद्ध अकेले आपका नहीं है, आपके 6 भाइयों के साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो तारे का सम्राट आपको फटकारेगा। शौर्य ने गंभीरता से कहा, बुजुर्ग, आप गलत सोच रहे हैं। हम 7 राज्यों का गठबंधन है, इसलिए मुझे सबसे आगे रहना होगा। बुजुर्ग फिर भी सावधान था। क्या आप उनकी ताकत परखना चाहते हैं? यह योजना काम कर सकती है। यकीन नहीं होता कि आपने खुद सोची है, आपके उच्चता। शौर्य ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आपको नहीं पता बाकी राजा कितने पागल हैं। जब उन्हें पता चला कि तारे का सम्राट युद्ध करने वाला है, वे इतने उत्साहित हुए कि लार टपकने लगी। शेखर ने कहा कि वह अपनी नेक्रोमैंटिक सेना को फिर से भरना चाहता है। विक्रम ने कहा कि वह अपने प्रयोगों को मैदान में आजमाएगा। मोहन ने कहा कि वह कुछ मानवों की आंखें अपनी संग्रह में जोड़ना चाहता है। गौतम ने कहा कि वह और अधिक जातियों के टेस्टिकल्स इकट्ठा करेगा, और अर्जुन ने कहा कि वह कुछ बुजुर्ग मानव पुरुषों को खोजेगा। शौर्य ने बाकी राजाओं के शब्दों और हरकतों की नकल की। अगर मैं देर से पहुंचा तो कोई मानव बचेंगे नहीं, छहों ने उन्हें खत्म कर दिया होगा। बुजुर्ग ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। क्या आपको नहीं पता मैं आपको कितना जानता हूं? आप बस ज्यादा से ज्यादा मानवों को मारना चाहते हैं ताकि आप सिरों का एक टावर बना सकें।
बुजुर्ग, बाकी काम मैं आप पर छोड़ता हूं। शौर्य धुएं की तरह गायब हो गया और बुजुर्ग अपना चेहरा पकड़े हुए रह गया। मैं क्यों हर काम करता हूं? मैंने बुजुर्ग बनने का फैसला क्यों किया? शायद इस्तीफा दे दूं। दक्ष और टीम जेनिथ के सदस्यों ने 3 पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को स्ट्यू में पकाया और खा लिया। फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़े, डायरी की मदद से मार्ग तय करते हुए। दक्ष ने टीम जेनिथ के सदस्यों और रॉक स्पिरिट्स के नेता को लड़ते हुए देखा। जल्दी ही योगेश ने 3 अलग अलग डेविल सोल्स सक्रिय कर दिए। एवेटार ऑफ द फे, डांस ऑफ द अर्थ ड्रैगन। 2 जेडहरी ड्रैगन उसके हाथों से निकलकर 2 तेज रोशनी की किरणों की तरह उड़े, जिसने पीक ग्रेड शिकार को फंसाया। लूनर फ्लेम शॉट। सौम्या के हाथों से जलती हुई धनुष से एक तीर निकला, जो आग के पक्षी में बदलकर पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म की ओर बढ़ा, जो आग की चादर के पीछे गायब हो गया। फरहान ने चिल्लाया, भाला लेकर दौड़ा। हवा और तूफान की तरह भाले ने तेजी से हमला किया। रोंडो ऑफ विंड एंड स्टॉर्म ने पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म के सिर में वार किया। एडामेंटिन एगिस। सौरभ की त्वचा पर सुनहरी रून्स की एक परत छा गई, जिससे उसकी रक्षा इतनी मजबूत हो गई कि पीक ग्रेड ड्रैगन टाइप लाइफ फॉर्म भी उस कवच को नहीं तोड़ पाया। लाइट ड्रैगन्स रेमनेंट्स। लक्ष्मण के हाथ इतने तेज थे कि दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अनगिनत प्रकाश के ड्रैगन शिकार की ओर भेजे। उनके शिकार बुरी तरह घायल हो गए। तब विशाल ने द बाउंडलेस ब्लेड से आखिरी वार किया। रास्ते में वे पहले ही 7 या 8 पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का शिकार कर चुके थे और दक्ष के पीक जीन फ्रैगमेंट्स, टीम जेनिथ के सदस्यों के और हर्ष के भी जीन पॉइंट्स पूरी तरह से भर गए थे। अपने कार्यालय में अमरांग लगातार तरह तरह की अफवाहें फैलवाता रहा, जो उसके अधीनस्थ फैला रहे थे। दक्ष आधा एलियन है। दक्ष सुरा का सदस्य है। दक्ष ने लिमिट फ्रैगमेंट्स के अपने शोध को नहीं सौंपा ताकि वह वर्ल्ड फेडरेशन का पूरा नियंत्रण पा सके। हर तरह की अफवाहें, चाहे कितनी भी बेतुकी या अविश्वसनीय हो, बाहर भेजी जा रही थीं। अमरांग बेसब्री से दक्ष की मौत का इंतजार कर रहा था। केवल उसकी मौत के बाद ही लिमिट फ्रैगमेंट्स का सिद्धांत अमरांग के हाथ लगेगा, अन्यथा वह कभी भी दक्ष से इसे जबरन नहीं निकाल पाएगा। उसने यहां तक सोचा था कि वर्ल्ड फेडरेशन के भीतर किसी को भी रेणुका नगर रेनहुआंग की मदद के लिए स्वयं सेवक बनने से मना कर दे, क्योंकि कोई भी 7 सुरा राज्यों की संयुक्त सेनाओं का सामना नहीं कर सकता। अनुभवी हंटर्स की बड़ी संख्या को बलिदान करने की बजाय अपनी ताकत बचाना बेहतर था। आखिर रेणुका नगर में केवल 3000 मानव थे और इससे वर्ल्ड फेडरेशन पर बहुत असर नहीं पड़ता। वहीं हजारों या लाखों हंटर्स के नुकसान से कहीं अधिक बड़ा नुकसान होता। क्या बड़े हित के लिए कुछ को बलिदान करना उचित नहीं? इस मुद्दे पर अमरांग की मार्शल सेज हंसीन कुमार से लगभग लड़ाई हो गई थी। हंसीन कुमार ने वर्ल्ड फेडरेशन से सहायता बुलाने की कोशिश की, लेकिन अमरांग पूरी तरह विरोधी था। अंत में हंसीन कुमार को केवल निजी तौर पर सहायता बुलानी पड़ी, फेडरेशन की ओर से नहीं। बैठक के बाद अमरांग के करीबी सहयोगी उसके ऑफिस में इकट्ठा हुए और पूछा, अब आप क्या करेंगे? अन्य जातियों को नजरअंदाज करें। मार्शल सेज खुद कई चीनी हंटर्स को रेणुका नगर भेज पाएंगे। मुझे लगता है कि दूसरे रेल्म के अधिकांश चीनी हंटर्स रेणुका नगर की मदद के लिए चलेंगे। अमरांग ने आराम से चाय का एक घूंट लिया, जिससे सहयोगी ने भौहें चढ़ा ली। इतने गंभीर समय में चाय पी रहे हो? अगर दक्ष बच गया तो हमारी योजना बेकार हो जाएगी। अमरांग ने बेरुखी से कहा, चाहे मानवों की मदद सोरा से लड़ने के लिए पर्याप्त हो या नहीं, यह भी निश्चित नहीं कि दक्ष इतना समय तक टिक पाएगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आते। उम्मीद है कि टिकेंगे। मुझे एक और हार नहीं चाहिए। अमरांग ने शांत मुस्कान दी। चिंता मत करो, मेरी योजना पहले से तैयार है। कौन सी योजना? मैंने चीन के अलावा अन्य देशों में अपने लोगों को सत्ता में बिठा रखा है। जैसे कि कंघी राज्य में 300 अधिकारी मेरे प्रभाव में हैं। इन लोगों की मदद से रीइंफोर्समेंट को 1-2 दिन तक देरी कराना आसान होगा। जब मानव सेना रवाना होगी तब वे पहले ही हार चुके होंगे। क्या योजना है? जैसे ही मानव रवाना होंगे, मेरे लोग उनकी लोकेशन सुरा
और उन हॉस्टाइल एलियन जातियों को बता देंगे जिन्हें दक्ष ने पहले ही नाराज कर रखा है। क्या तुम्हें याद नहीं जब दक्ष ने कन्ही आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी थी? अमरांग हंस पड़ा। रेणुका नगर मानव जाति का कब्रिस्तान बनेगा और मार्शल सेज हंसीन कुमार, जो मानवों को हार की ओर ले जाएगा, मानवता का सबसे बड़ा दानव बन जाएगा। न केवल उसकी प्रतिष्ठा जाएगी बल्कि फेडरेशन में उसकी जगह भी चली जाएगी और मैं सत्ता में बना रहूंगा। सहयोगी ने चेतावनी दी, एक वैकल्पिक योजना भी रखो, सावधान रहो। अगर योजना फेल हुई तो मानवों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मार्शल सेज के शब्द फेडरेशन में अधिक प्रभावी होंगे। अमरांग ने सिर हिलाया। वे खत्म हो चुके हैं। चाहे दक्ष रेणुका नगर की रक्षा कर पाए या नहीं, हम सत्ता मजबूत कर लेंगे। तुम्हारी तैयारियां कैसी हैं? सहयोगी ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मेरे लोग जेनिथ डोजो में हैं और जैसे ही दक्ष के साथ कुछ होगा वे उसकी बहन का अपहरण कर लेंगे। अमरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। हंटर का पेशा कितना खतरनाक है। उसने निश्चित ही अपनी बहन के लिए कोई वसीयत और विरासत छोड़ी होगी। संभव है कि उस विरासत में लिमिट ब्रेकिंग पोशन की रेसिपी हो या उसका कोई सुराग। उस लड़की को पकड़ने से हमें दक्ष की विरासत मिल जाएगी। यदि दक्ष जीवित होता तो कोई भी उसके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करता, खासकर मूसी कबीले के उदाहरण के बाद। लेकिन मृत दक्ष से कोई डरता नहीं। अमरांग के कार्यालय में दोहरी हंसी गूंज उठी। तो यह रेणुका नगर है? कुछ खास तो नहीं लग रहा। आधे दिन में शौर्य और उसके एलीट फाइटर्स का दल रेणुका नगर पहुंच चुका था। वे आसपास के जंगल में घुसे, लेकिन अब भी ज्यादा अंदर नहीं गए थे कि पेड़ों से बेलें लटककर उन्हें जकड़ने लगीं। शौर्य तुरंत प्रतिक्रिया दिया, कंधे पर लटकती तलवार घुमाई और 500 मीटर के दायरे में पेड़ काट दिए। कितना अजीब है, उसने धीरे से कहा। सिर्फ कटे हुए डंठल बचे थे, लेकिन लकड़ी के स्पिरिट्स की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे तुरंत पुनः उगने लगे। शौर्य ने फिर तलवार घुमाई, डंठल एक एक कर कटते गए। इन डंठलों के भीतर छिपे लकड़ी के स्पिरिट्स घबराकर उड़ने लगे, जिन्हें शौर्य ने एक एक कर मार गिराया। उसकी तलवार का रक्तिम किनारा चमकने लगा, जैसे वह जीवित हो गया हो। शहर की दीवारों पर एक समूह खड़ा था, जिसके नेता सुरेश था। सुरा राजा और उनके साथियों को देखकर उसने पूछा, और एक सुरा राजा, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? शौर्य ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसकी तलवार ऊपर से घुमाई गई। सुरेश और दूसरे इंस्टिंक्टिवली बच गए। तलवार ने दीवार पर एक बड़ा दरार छोड़ दिया। शौर्य ने फिर तलवार घुमाई और जब हंटर्स सिर बचाने के लिए झुके तो पास की पहरेदारी टावर की छत नीचे गिरकर खाई में गिर गई। शौर्य की तलवार ने उसे साफ काट दिया था। हंटर्स दंग रह गए। अगर वे थोड़ी सी भी देर करते तो उनके सिर कट चुके होते। शौर्य चिल्लाया, तुम में से किसने मेरे 5वें और 7वें भाइयों को मारा? वे कौन हैं? अरे मैं भूल गया, वे 2 सुरा हैं। एक को मानव पुरुषों के साथ संबंध रखना पसंद है और दूसरा मानव रक्त में नहाता है। सुरेश को दूसरे सुरा के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके अनुसार मानव पुरुषों के साथ संबंध रखने वाला एक ही सुरा था, जिसे कहीं के सभी हंटर्स जानते थे, जिसने उस शत्रुवंशी राजा को मारा था जिसे मानव पुरुष पसंद थे, और जो अर्जुन पर आक्रमण करने आया था वो तो दक्ष ही हो सकता है। सुरेश्वर, सुहोंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। ये दोनों शत्रुवंशी मेरे लिए अनजान हैं। क्या ऐसा है? शौर्य, शोटा को जैसे परवाह ही नहीं थी। खैर, भूल जाओ, मैं तो यहां सिर्फ कत्लेआम के लिए आया हूं, तो अगर मैं इस पूरे शहर के लोगों को ही खत्म कर दूं तो कातिल अपने आप मारा जाएगा। मैं कितना समझदार हूं, है ना? शत्रुवंशी राजा की दुश्मनी को भांपते हुए सुरेश्वर ने चिल्लाकर कहा, हमें अभी लड़ना होगा। ऐसे दुश्मन के खिलाफ शहर की दीवारें किसी काम की नहीं। शौर्य ने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई और शहर की दीवार का एक और हिस्सा काट डाला। शिलाखंड दैत्य आगे बढ़े, पर उनकी गर्दनें एक झटके में काट दी गईं। इसके बावजूद वे बिना सिर के भी आगे बढ़ते रहे। शौर्य की आंखों में चमक आई। बहुत दिलचस्प, बिना सिर के भी जिंदा रह सकते हो।
उसने उनके चारों अंगों को भी काट दिया, यह देखने के लिए कि वे अब भी जिंदा रह सकते हैं या नहीं। तभी तीरों की बौछार आई और वह अगली वार से पहले रुक गया। उसने तलवार घुमाकर सभी तीरों को उड़ा दिया। मक्खियों की तरह परेशान करते हैं, उसने झुंझलाते हुए एक और वार किया। सुरेश्वर की आंखें फैल गईं और उसने चिल्लाया, बचो, सब नीचे झुक जाओ। शौर्य की वार लगातार शहर की दीवारों और सैनिकों पर गिरती गई। कगार पर बैठे चट्टान गरुड़, क्रैग ईगल्स भी नीचे झपटे, लेकिन शौर्य ने उन्हें चुटकी में गिरा दिया। उनके और शौर्य के बीच ताकत का अंतर बहुत विशाल था। सुरेश्वर जानता था कि वह शत्रुवंशी आक्रमण को और नहीं रोक सकता। तभी एक वृक्ष जो बादलों तक ऊंचा लग रहा था, जमीन से उखड़कर शौर्य की ओर बढ़ने लगा। शौर्य ने कौतूहल से देखा, बहुत रोचक। अच्छा हुआ कि सबसे पहले मैं ही यहां पहुंचा। उस विशाल वृक्ष की शाखाएं शौर्य की ओर लपकीं, पर उसने बिना देखे ही उन्हें काट डाला। फिर भी वे शाखाएं तेजी से फिर उगाईं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। शौर्य ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर काटना शुरू किया। 2 वार में उसने सभी शाखाएं उड़ा दी, तीसरे में गहरे निशान और चौथे में तना तक चीर डाला। 5वां वार करने ही वाला था कि सुरेश्वर चिल्लाया, रुको। वह वृक्ष लकड़ी आत्माओं, वुड स्पिरिट्स का पूर्वज आवाज था। उसे काट देना उनके पूरे वंश के लिए अपमानजनक होता। शौर्य ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तलवार नीचे गिर रही थी कि तभी एक काला साया उसकी ओर लपका। उसने बिना देखे उसे एक लात मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। सुरेश्वर ने देखा कि वह येलो जाति का प्रमुख था। अब जबकि दोनों विदेशी जातियों के नेता हार चुके थे, ऐसा लग रहा था कि रेणुका नगर रेनहुआंग अब दक्ष की वापसी तक नहीं टिक पाएगा। फिर भी सुरेश्वर ने समय खींचने का प्रयास किया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम उसी कातिल को ढूंढ रहे थे ना, जिसने उन दोनों शत्रुवंशी राजाओं को मारा?